भावनाएं कभी कभी ये हमारी सबसे बड़ी ताकत होती हैं तो कभी सबसे बड़ी दुश्मन। आज हम मास्टर योर इमोशंस किताब के जरिए ये समझेंगे कि अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक ज़्यादा बैलेंस्ड और खुशहाल जिंदगी कैसे जी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। कई बार ऐसा होता है ना कि स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन या उदासी जैसी फीलिंग्स हम पे इतनी हावी हो जाती हैं कि हम कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए या अपने रिश्तों में ही खटास ले आते हैं। देखिए, इमोशंस हमारी जिंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, पर जब वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो वो हमें ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो यहाँ एक बहुत बेसिक सा सवाल उठता है कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस आखिर दोस्त हैं या दुश्मन? और सच कहूं तो जवाब है दोनों। वो हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती हैं और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें समझते कैसे हैं। मज़े की बात तो ये है कि हमारा दिमाग बना ही कुछ इस तरह से है कि वो हमें बचाने की कोशिश करता रहता है। इसी वजह से हमारा दिमाग बुरी घटनाओं को अच्छी घटनाओं के मुकाबले ज़्यादा याद रखता है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है, जिनके लिए खतरों को याद रखना सचमुच में जिंदगी और मौत का सवाल था। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। हमारे पूर्वजों की दुनिया में खतरा क्या था? कोई जंगली जानवर, और नतीजा जिंदगी या मौत। अब आज की दुनिया में खतरा क्या है? बॉस की कोई आलोचना, और नतीजा इमोशनल दर्द। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग आज भी बॉस की आलोचना पर ठीक वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे वो किसी जंगली जानवर पर करता था। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे दिमाग की ये सदियों पुरानी वायरिंग आज हमारी इमोशनल मुश्किलों की जड़ कैसे बनी हुई है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई नया फ़ोन या कार खरीदने की जो खुशी होती है वो कुछ ही हफ्तों में ख़त्म हो जाती है? बस इसी चीज़ को कहते हैं हेडोनिक एडाप्टेशन। और यही वो वजह है कि कोई भी मटेरियल चीज़ हमें हमेशा के लिए खुशी नहीं दे सकती। हमारी खुशी का लेवल कुछ समय के लिए ऊपर जाता है, लेकिन फिर वापस अपनी पुरानी जगह पर आ जाता है। और ये जो थोड़ी देर की खुशी होती है ना, ये हमें डोपामीन के पीछे भगाती रहती है, जिसे हमारे दिमाग का हैप्पीनेस केमिकल भी कहते हैं। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें अच्छा महसूस होता है, जिससे मान लीजिए अच्छा खाना खाते हैं, तो डोपामीन रिलीज होता है। पर इसी खुशी की तलाश में लोग कई बार बुरी आदतों या लत का भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। हमारी खुशी पूरी तरह से बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। अब हम बात करेंगे उस हिस्से की जो असल में पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है, और यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। द हाउ ऑफ हैप्पीनेस किताब की लेखिका सोंजा ल्यूबोमिर्स्की की रिसर्च के मुताबिक हमारी खुशी का 50% तो सीधा सीधा हमारे जीन से आता है, और सिर्फ 10% बाहरी हालात पर डिपेंड करता है, जैसे प्रमोशन मिलना या कोई नई चीज़ खरीदना। और बाकी का 40% वो आता है हमारे अंदर से, मतलब हमारे विचारों और हमारे एक्शन से। ये जो 40% का आंकड़ा है ना, यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अपने हाथों में है। असली खुशी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस बात पे करती है कि हम उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। ये हमारे अंदर से ही आती है। तो सवाल यह है कि इस 40% को हम अपने कंट्रोल में कैसे लाएं? इस सेक्शन में हम कुछ प्रैक्टिकल तरीकों और सोच में बदलाव पर बात करेंगे जो हमारी भावनाओं को मैनेज करने में हमारी मदद कर सकते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव जो हम ला सकते हैं वो है अपनी पहचान को अपनी भावनाओं से अलग करना। मैं दुखी हूं कहने के बजाय जो हमारी पहचान को सीधे सीधे दुख से जोड़ देता है, ये कहने की कोशिश कीजिए, मैं दुख महसूस कर रहा हूं। ये छोटा सा बदलाव हमारे और हमारी भावना के बीच एक दूरी बना देता है, जिससे उसे संभालना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। एक और तरीका है अपनी सोच को बदलना। ये एक समस्या है सोचने के बजाय सोचें ये एक मौका है। केटी की कहानी को ही देखिए। उसे लगा कि उसकी नौकरी चली जाएगी। पहले तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी, लेकिन फिर उसने इसे अपने सपनों की नौकरी ढूंढने के एक मौके की तरह देखा। इसी तरह ये मेरी किस्मत है कि जगह ये सोचना कि मैं अपने कामों के लिए जिम्मेदार हूं, हमें कंट्रोल वापस अपने हाथों में दे देता है। अच्छा, नेगेटिव इमोशंस को जाने देने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है जिसे द सेडोना मेथड कहते हैं। इसमें बस कुछ आसान सवाल खुद से पूछने होते हैं। सबसे पहले किसी एक भावना पर ध्यान लगाइए, फिर खुद से पूछिए, क्या मैं इसे जाने दे सकता हूं? ये सवाल एक संभावना बनाता है। फिर पूछिए, क्या मैं इसे जाने दूंगा?
ये इच्छा को पक्का करता है। और फिर आता है सबसे जरूरी सवाल, कब? और इसका जवाब हमेशा अभी होना चाहिए। इस प्रोसेस को दोहराते रहने से धीरे धीरे वो भावना अपनी पकड़ खो देती है। अब तक हम भावनाओं को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, लेकिन क्या हो अगर हम उन्हें एक दुश्मन की जगह अपना गाइड मान ले? चलिए अब एक नए नजरिए से भावनाओं को देखते हैं। इसे समझने के लिए हैरियट की कहानी लेते हैं। वो हमेशा तनाव में रहती थीं और अपनी नौकरी और रिश्तों से खुश नहीं थीं। उसकी जो नेगेटिव भावनाएं थीं वो असल में एक सिग्नल थीं कि उसे अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव की जरूरत है। उसने शहर बदलने का फैसला किया और ये उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला साबित हुआ। हमारी भावनाएं अक्सर हमें यही बताती हैं कि क्या बदलने की जरूरत है। अपनी इमोशनल स्टेट को जल्दी से चेक करने का एक बड़ा आसान तरीका है अबव बिलो द लाइन कॉन्सेप्ट। जब कोई लाइन से ऊपर होता है तो वो पॉजिटिव होता है, खुला और सीखने को तैयार होता है, जिम्मेदारी लेता है। और जब कोई लाइन से नीचे होता है तो वो नेगेटिव होता है, दूसरों पर इल्जाम लगाता है और गॉसिप करता है। ये सवाल खुद से पूछने लायक है, हम इस समय कहाँ हैं? और अगर इस चीज को और बेहतर समझना है तो एक छोटा सा अभ्यास करके देखा जा सकता है। एक हफ्ते के लिए हर दिन अपनी भावनाओं को 1 से 10 के स्केल पर रेट करें। हफ्ते के आखिर में ये देखने से कि कौन सी चीजें हमें नेगेटिव महसूस कराती हैं और कौन सी पॉजिटिव, ये समझने में मदद मिलती है कि हमारी भावनाओं को क्या चीज ट्रिगर करती है और अपनी जिंदगी में और खुशी कैसे लाई जाए। तो जाते जाते बस एक सवाल, एक पल रुककर ये सोचना बहुत जरूरी है। आज हमारी भावनाएं हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए, उन्हें समझिए, महसूस कीजिए और उन्हें अपना गाइड बनने दीजिए। क्या पता वे हमें उसी दिशा में ले जाएं जहां हमें असल में होना चाहिए।